सो वेलकम बैक टू आवर चैनल थ्रू आवर सीरीज अपना 100% देंगे, जहां पे हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, तीनों सब्जेक्ट्स के। एंड यहाँ पे आज मैं आपके लिए ले आई हूँ इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1, 2 और 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले मैक्रो की पूरी सीरीज हम कर चुके हैं, बिजनेस स्टडीज का भी सारा सिलेबस हो गया है, बस एक वीडियो बची है लास्ट के 2 चैप्टर्स के ऊपर। एंड अकाउंट्स में भी हम ऑलमोस्ट 2 बुक्स जो है खत्म कर चुके हैं। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की शुरुआत। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स से पहले 3 चैप्टर हम करेंगे। करीब 12 नंबर की वेटेज इन 3 चैप्टर्स में से हमें देखने को मिलती है। 2 MCQs, एक 4 नंबर का, एक 6 नंबर का क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और 6 नंबर में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें और में चॉइस भी देखने को मिलती है फ्रॉम विद इन दीज 3 चैप्टर्स। काफी ज्यादा आसान चैप्टर्स हैं, तो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ 2024 के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, शुरू करते हैं हमारी वीडियो को हम विद MCQs। सबसे पहले हमारे पास आता है एक MCQ, देखते हैं क्या बोला है। असर्शन रीजनिंग का MCQ है, द एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ द परमिट लाइसेंस राज प्रिवेंटेड द प्राइवेट फर्म्स फ्रॉम बिकमिंग फेयरली कंपेटिटिव। तो सबसे पहली चीज ये समझो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर 1, 2 या 3। चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि लाइसेंस राज की बात करी जा रही है। लाइसेंस राज कब आया था? IPR 1956 जो हमारी थी, उसके हम अंडर हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन थी 1956 में, जिसमें शेड्यूल A, B और C 3 कैटेगरीज में हमने बांटा था हमारी इंडस्ट्रीज को। एंड 1956 के IPR से पहले हमारा इंडस्ट्रियल एक्ट आया था 1951 में, जिसके अंडर लाइसेंस राज हमारी सरकार लेकर आई थी। जिसके अंडर सरकार ने क्या बोला था कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर को अगर कोई भी नई इंडस्ट्री खोलनी है, एक्सपैंड करनी है, डाइवर्सिफाई करनी है, हर एक चीज के लिए प्राइवेट सेक्टर को सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन क्या सरकार लाइसेंस देती थी? सरकार लाइसेंस सिर्फ तभी देती थी जब या तो तुम सरकार को कन्विंस कर लो कि तुम्हारी इंडस्ट्री अच्छी है, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, या तुम एक बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री, अपना बिजनेस प्राइवेट सेक्टर का खोलो, तभी सरकार प्राइवेट लोगों को लाइसेंस देती थी। तो ये था लाइसेंस राज। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 आई थी, उसमें 3 कैटेगरीज आई थी, A, B और C। लेकिन उससे पहले आया था लाइसेंस राज हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के अंडर 1951 में, जिसमें आया था लाइसेंस राज। ठीक है, अब लाइसेंस राज के अंडर ना प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली बोला गया था तुम लाइसेंस लो। अब प्राइवेट सेक्टर का आधे से ज्यादा टाइम, एफर्ट्स, मनी लाइसेंस लेने में ही निकल जाता था। सरकार लाइसेंस देती भी नहीं थी अनटिल अनलेस तुम किसी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री नहीं खोल रहे। तो इसकी वजह से क्या बोला गया कि कंपेटिटिव नहीं बन पाई हमारी फर्म्स। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर था उसने बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा टाइम, बहुत सारे एफर्ट्स अपने आप को इंप्रूव करने में नहीं लगाए, बल्कि किस लिए लगाए? लाइसेंस को लेने में लगा दिए। तो ओवरऑल हमने क्या बोला? लाइसेंस राज कब आया था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंडर लाइसेंस राज आया। उसके बाद 1956 IPR में 3 तरीके की हमने इंडस्ट्रीज पढ़ी, A, B और C शेड्यूल की। इन सभी चीजों की वजह से क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर को हमने बोला कि तुम्हें हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो लाइसेंस लेने में ही इतना टाइम चला जाता था, इतना पैसा चला जाता था कि इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर खुद को इंप्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि सारा टाइम लाइसेंस लेने में चला गया। तो हमें क्या देखने को मिलता है? बोथ A एंड R आर ट्रू। ठीक है, A भी ट्रू है, C, B, R भी ट्रू है, और R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है A का। चलो अगली चीज हमारे पास आती है, अंडर द कॉलोनियल रूल द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज डेवलप्ड। ये बात बिल्कुल सही है। कॉलोनियल रूल कब था? पहले सबसे पहले सोचो, देखो कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिशर्स का रूल सिर्फ और सिर्फ पहले चैप्टर में था। तो अगर बात हो रही है कि ब्रिटिश रूल के अंडर ऐसा हुआ, तो हाई चांसेस है कि वो चैप्टर 1 का क्वेश्चन होगा। तो क्या इसके अंडर, ब्रिटिशर्स के अंडर हमारे रोड्स, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ डेवलप हुए? बिल्कुल हुए। ये बात बिल्कुल सच है। उन्होंने हमारी रोड्स बनाई, ऑल्दो रोड्स की हालत बहुत खस्ता थी, कोई ऑल वेदर रोड्स नहीं थी। उन्होंने रेलवेज बनाया, ऑल्दो वो भी पुअर क्वालिटी का था। पोस्ट, टेलीग्राफ सब कुछ बनाया, लेकिन सब कुछ बहुत पुअर क्वालिटी का था। लेकिन उन्होंने बनाया। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई अंडर ब्रिटिश रूल। लेकिन उनका मोटिव क्या था? क्या उनका मोटिव ये था कि इंडिया में डेवलप करते हैं, इंडियंस को कुछ देते हैं, नया इंफ्रा देते हैं? उनका ये मोटिव बिल्कुल नहीं था। उनका मोटिव क्या था? टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश इंटरेस्ट, अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को स्ट्रेंथन करना, ये उनका मोटिव था। तो ये भी बिल्कुल सच है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
चलो, WTO के बारे में बोला गया है कि वो इस्टेब्लिश करेगा रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम। तो WTO क्या है? देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है कि जब भी दुनिया में कोई भी दो देश आपस में ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उस ट्रेडिंग को, उस चीज को, उस बाइंग एंड सेलिंग को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना, उसको सही ढंग से चलाना, वो जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, अब WTO क्या करता है? रूल बनाता है ट्रेडिंग से रिलेटेड कि कैसे तुम्हें ट्रेडिंग करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि टू अवॉइड यूनिलेटरली प्लेस आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस बाय द मेंबर नेशन। वो रूल क्यों बनाता है? ताकि जो भी WTO के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे पे अलग अलग तरीके की बिना बात की रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं। यूनिलेटरल मतलब कोई एक देश दूसरे पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ठीक है, तो ताकि एक इसके जो मेंबर नेशन है वो एक दूसरे पे ट्रेड की टर्म्स में रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, इसलिए WTO क्या लेके आया? रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम लेकर के आया। ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या था? ताकि वो पूरे वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन है, ट्रेडिंग है, उसको एनलार्ज कर सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके रिसोर्सेज का, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन कर सके, ये इसका रीजन था। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमने क्या बोला? WTO है। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया में ट्रेड को सही ढंग से चलाने का काम करता है। तो WTO ने रूल्स बनाए हैं बहुत सारे ट्रेड से रिलेटेड, ताकि कोई एक देश दूसरे देश पे बिना बात के रिस्ट्रिक्शन ना लगाए। इससे क्या होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, ट्रेड अच्छे से होगा, वर्ल्ड में प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एनवायरमेंट भी सही रहेगा। तो दोनों चीजें सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का, ठीक है। चलो, इलैबोरेट द रीजंस ओइंग टू व्हिच द प्राइवेट सेक्टर वाज रेगुलेटेड अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। चलो, मैं पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा भी चुकी हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या आया था? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, 1951 में। इस एक्ट के अंदर हमारे देश की सरकार क्या लेकर के आई थी? लाइसेंस राज इस एक्ट के अंदर लेकर के आई थी। लाइसेंस राज के अंदर देखो क्या हुआ था, हमारे देश की सरकार ने बोला था तुम्हें कुछ भी करना है तो तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा पहले सरकार से। अब लाइसेंस राज के अंदर किस किस चीज के लिए आपको जो है लाइसेंस लेना था? सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई भी अपनी न्यू इंडस्ट्री, कोई भी नया बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को अगर आपने एक्सपैंड करना है, यानी कि पहले एक ब्रांच है, अब 2-3 और ब्रांचेस खोलने हैं, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। और किसी भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन करनी है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि अभी मैं एक प्रोडक्ट बेचती थी, अब मुझे 2-3 और प्रोडक्ट बेचने हैं। जैसे कि अगर मैं पहले सिर्फ कॉमर्स पढ़ाती थी, अगर मुझे साइंस के लिए भी अपने बिजनेस में एक नया यूनिट खोलना है, एक नया जो है पार्ट खोलना है साइंस पढ़ाने के लिए, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो नया बिजनेस सेटअप करने के लिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइसेंस राज सरकार इसके बाद 1951 के इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद सरकार क्या लेकर आई? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लेकर आई 1956 में। अब ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था ना, इसने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारा, वो बेसिकली इसी के बेस पे बना था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बेस पे ही बना था, ठीक है। 1956 में ये आया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने हमें देखो क्या बोला, लाइसेंस राज को पहले जो है नोट डाउन कर लेना। इसके बाद अब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने बोला कि देखो हम क्या करेंगे, जितनी भी टोटल इंडस्ट्रीज है उसको 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। IPR 1956 ने बोला क्या 3 पार्ट्स होंगे? पहला होगा शेड्यूल ए की इंडस्ट्रीज, दूसरी होंगी शेड्यूल बी की, और तीसरी होंगी शेड्यूल सी की। इसमें होंगी 18 इंडस्ट्रीज जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट यानी कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही जिनमें ऑपरेट करेगी। ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि रेलवेज आपसे जो है बहुत ही ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट चाहती है, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाए और बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लगेगी। वहां पे 18 इंडस्ट्रीज ऐसी आइडेंटिफाई करी गई जहां पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करेगी। उसके बाद 17 ऐसी इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई करी गई जो सेटअप तो कौन करेगा? स्टेट करेगा जिसको, लेकिन प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय द स्टेट होगा, यानी कि उसके बाद ऑपरेशन के लिए, काम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है स्टेट के साथ। पहले 18 में ओनली स्टेट, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करेगी। उसके बाद 17 इंडस्ट्रीज हमने ऐसी खोली जहां पे सेटअप तो उसको शुरू तो स्टेट करेगा, बट ऑपरेशंस जो है प्राइवेट सेक्टर साथ में मिलकर कर सकता है। और उसके बाद जितनी भी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थी, जितनी भी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थी वो सारी आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दी, लेकिन विद लाइसेंस।
आप प्राइवेट सेक्टर जो है रिमेनिंग इंडस्ट्रीज में बिजनेस तो खोल सकता था, पर एक ही शर्त पे कि उनको पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा अंडर द लाइसेंस राज। ये था हमारा आईपीआर 1956। लेकिन बोला गया है कि क्यों ऐसा क्यों था, ये सब आईपीआर 1956 के अंडर ये सब कुछ गवर्नमेंट ने क्यों किया था? क्योंकि पहला रीजन तो देखो ये था लैक ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। तो हमने क्या बोला, जब हम आजाद हुए 1947 में, तो हमारे देश की हालत बहुत बुरी थी। प्राइवेट सेक्टर के पास, लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो बिजनेस खोलें, और बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज है जहां पे करोड़ों में इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, जैसे कि रेलवेज हो गई, कोल माइनिंग वगैरह, पेट्रोलियम से रिलेटेड ये सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स बनाना, ये सब चीजें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था, और पैसा कैपिटल प्राइवेट सेक्टर के पास था ही नहीं। तो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि प्राइवेट सेक्टर इन चीजों में काम नहीं कर सकता था, तो सरकार ने उनको अपने हाथ में ले लिया। दूसरी चीज थी लैक ऑफ इंसेंटिव। अब प्राइवेट सेक्टर क्या बोलता है कि अगर मैं काम करूंगा तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, मुझे जो है बहुत सारा पैसा कमाना है, मैं तभी जाके कहीं पे काम करूंगा। लेकिन एक चीज सोच के देखो, इंडिया फिर से बहुत ज्यादा गरीब था, लोग इतने गरीब थे कि लोग जो है किसी चीज का वैसे ही जो कॉस्ट है जितना था उतना ही पैसा नहीं दे पा रहे। प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट लोग कहाँ से बना के देंगे, महंगी चीजें कैसे खरीदेंगे लोग, क्योंकि लोगों के पास तो रोटी खाने के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए पैसे नहीं थे, तो लोग प्रॉफिटेबल वाली चीजें कैसे खरीदेंगे? तो लोग इतने गरीब थे कि प्राइवेट सेक्टर अगर कुछ बना के बेचेगा तो भी लोग खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। सो देयर वाज अ लैक ऑफ इंसेंटिव विद द प्राइवेट सेक्टर। और तीसरी चीज थी सोशल वेलफेयर। उस टाइम पे आप अपने प्रॉफिट के बारे में वैसे भी नहीं सोच सकते थे, उस टाइम पे सोशल वेलफेयर के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी था, और सोशल वेलफेयर के बारे में प्राइवेट सेक्टर नहीं सोचेगा, कौन सोचेगा? गवर्नमेंट सोचेगी। तो इसलिए क्या रीजन थे कि सरकार जो है आईपीआर लेके आई? पहली चीज, सरकार ने बोला तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ 18 इंडस्ट्रीज ऐसी बनाती हूँ जो सिर्फ मैं ही जिनमें बिजनेस करूंगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा ही नहीं है। दूसरी चीज, तुम पैसे के साथ सेटअप तो कर लोगे, लेकिन तुम जो है प्रॉफिट के लिए काम करोगे, सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करोगे, तो इसलिए मैं तुम्हें उनमें भी पूरी तरीके से काम नहीं करने दूंगी। जहां पे तुम कर सकते हो वहां पे तुम्हें मेरे से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और सरकार लाइसेंस तभी देती थी जब तुम बैकवर्ड सेक्टर में काम करते थे, किसी बैकवर्ड एरिया में जाके इंडस्ट्री लगाते थे, या फिर तुम्हारा बिजनेस इतना अच्छा होता था कि तुम सरकार को कन्विंस कर लेते थे, ठीक है, तभी सरकार लाइसेंस देती थी। तो सोशल वेलफेयर, लैक ऑफ इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब यहाँ पे लैक ऑफ प्रॉफिट, एंड नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था। ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से सरकार आईपीआर 1956 लेकर आई। पहले क्या आया? लाइसेंस राज 1951 में, आईपीआर आया उसके बाद 1956 में, जिसमें ए, बी और सी 3 तरीके की हमने इंडस्ट्रीज बनाई थी। इस पूरी चीज को अबॉलिश कर दिया गया था चैप्टर नंबर 3 में 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, ठीक है। चलो अगली चीज आती है, अंडर द लिबरलाइजेशन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज एक्सट्रीमली क्रूशियल, रिजेक्ट और सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट। देखो जैसे मैंने बोला, ये सारा कुछ हुआ था चैप्टर 2 में, ठीक है, आजादी के बाद। लेकिन लिबरलाइजेशन जो 1991 में रिफॉर्म्स हुए थे उनसे पहले ये सब हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स आए थे चैप्टर नंबर 1 में। ब्रिटिशर्स कब गए थे? ब्रिटिशर्स गए थे 1947 में। यानी कि जो चैप्टर 1 में बात हो रही है, चैप्टर 1 की जो कहानी है वो सारी कहानी कब की है? बिफोर 1947 की है, ठीक है। फिर हमारा क्या हुआ? चैप्टर नंबर 2 आया। चैप्टर 2 में कहानी हमारी कहां से शुरू हुई? 1950 से शुरू हुई, 1990 तक चली, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आई, सब्सिडीज आए, आईपीआर आया, ये सारी चीजें आई। और उसके बाद नंबर 3 में हमारे पास क्या आया? लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज आया चैप्टर 3 में। तो वहां पे हम कहानी पढ़ेंगे आफ्टर 1991 की। अब लिबरलाइजेशन की बात हो रही है तो चैप्टर 3 की बात हो रही है। चैप्टर 3 में लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था? जो कुछ चैप्टर 2 में था उन सभी चीजों को खत्म कर दिया गया था, ठीक है। सब्सिडीज थी, सब्सिडीज को धीरे धीरे कम कर दिया गया था। आईपीआर था, इसको हटा दिया गया था। लाइसेंस राज को हटा दिया गया था। पब्लिक सेक्टर के जो जितने भी बिजनेसेस थे उनको डिसइन्वेस्टमेंट करी जा रही थी, उनको बेचा जा रहा था। तो चैप्टर 2 में जो कुछ हुआ उस सारी चीज को खत्म किया गया था चैप्टर 3 में, एलपीजी में, आफ्टर 1991। तो बोला गया जब लिबरलाइजेशन हुई तो क्या रेगुलेशन हुई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की? बताओ, रेगुलेशन का मतलब है कि तुम जो है अपने कंट्रोल के अंडर ले रहे हो हर चीज को, और अपने अकॉर्डिंग हर चीज को तुम चला रहे हो, ये रेगुलेशन का मतलब है। तो क्या सरकार ने ऐसा किया था लिबरलाइजेशन के बाद? नहीं किया था। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रिजेक्टेड। सरकार ने ऐसा नहीं किया था। रेगुलेशन का मतलब कि सरकार ने अपने कंट्रोल के अंडर लेके
अपने अकॉर्डिंग जो है इन इंडस्ट्रीज को चलाया था। क्या सरकार ने ऐसा किया था? नहीं, सरकार ने तो उल्टा खुला छोड़ दिया था। सरकार ने बोला था कि अब जो शेड्यूल ए की जो है इंडस्ट्रीज, अब उनको भी कम कर दिया था 18 से, जो बी की थी उनको भी कम कर दिया था। करीब करीब सिर्फ 5 ऐसी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जहां पे आपको जो है सरकार के साथ मिलकर काम करना था। जो लाइसेंस था, लाइसेंस राज को अबॉलिश कर दिया था। सरकार ने क्या कर दिया था? लिबरलाइजेशन के अंडर लाइसेंस राज को एबॉलिश कर दिया था, ठीक है। जितने भी शेड्यूल ए बी की जो इंडस्ट्रीज थी जिनमें प्राइवेट सेक्टर अब जा नहीं सकता था, उन इंडस्ट्रीज को कम करके सिर्फ और सिर्फ जो है 5 पे और फिर अल्टीमेटली 3 पे ले आए थे कि सिर्फ 3 ही ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां प्राइवेट सेक्टर एंट्री नहीं ले सकता, बाकी हर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर अपना बिजनेस कर सकता है, ठीक है। लाइसेंस राज को अबॉलिश कर दिया गया था। तो ये चीज तो बिल्कुल गलत है कि रेगुलेशन करी गई इंडस्ट्रियल सेक्टर की। नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हर चीज को ओपन अप किया गया। आईटीआर के अंडर ये जो कुछ किया गया था, इन सभी चीजों को अबॉलिश किया गया, लाइसेंस राज को अबॉलिश किया गया एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरी तरीके से लिबरलाइज किया गया, पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया गया, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रिजेक्टेड। चलो, डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 65% ऑफ द पॉपुलेशन कंटिन्यूड टू एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन किया गया था। HYV सीड्स की वजह से क्या हुआ था? प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स चाहिए थे। फर्टिलाइजर्स के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर सरकार ने सब्सिडी दी थी, तो किसानों को फर्टिलाइजर मिलने लगे, इरिगेशन मिलने लगी और HYV सीड्स भी जो है विद सब्सिडी किसानों तक पहुंचने लगी, ठीक है जी। एंड हेंस फोर्थ जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से फेमाइंस वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, फार्मर्स की इनकम थोड़ी सी बढ़ गई थी। अब हम जो है सामान अपने ग्रेन जो है एक्सपोर्ट भी करने लग गए थे, इंपोर्ट करवाना बंद कर दिया था। अब हम बफर स्टॉक बनाने लग गए थे, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई थी, ठीक है। तो अब जब प्रोडक्टिविटी इतना बढ़ गई एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके बावजूद भी स्टिल 65% हमारी जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम कर रही थी। देखो, पहले तो क्या था ना कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी एग्रीकल्चर की, ज्यादा लोग काम करते थे तो भी थोड़ा ही सामान बना पाते थे। अब क्या हुआ? HYV सीड्स की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, थोड़े से लोग काम करेंगे तो भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही थी HYV सीड्स की वजह से, ठीक है। तो इतने लोगों की जरूरत ही नहीं थी कि वो एग्रीकल्चर में काम करे, पर स्टिल 65% लोग काम कर रहे थे। ऐसा क्यों? इसका रीजन एग्रीकल्चर नहीं था, इसका रीजन था बाकी के दोनों सेक्टर्स। इसका रीजन था इंडस्ट्रियल सेक्टर और इसका रीजन था सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ तो हो रही थी, पर हमने उस ग्रोथ को क्या नाम दिया था? दैट ग्रोथ वाज कॉल्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। उस ग्रोथ को क्या नाम दिया था? जॉबलेस ग्रोथ। हमने क्या बोला था कि देखो भैया, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इंडिया का बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर भी बढ़ रहा है, बट वो बढ़ रहा है, वो इम्प्रूव हो रहा है, ये दोनों ग्रो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इनके ग्रो होने में जॉब्स का कोई रोल ही नहीं है। टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो ये दोनों सेक्टर ग्रो कर रहे हैं। इनकी ग्रोथ के साथ साथ जॉब्स तो क्रिएट हो ही नहीं रही। लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है कि लोग इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में जाके नौकरी ले सके, विच इज वाई लोग अभी भी 65% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही बैठी है। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, HYV सीड्स आए, गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स दी, सब्सिडीज दी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत अच्छा कुछ किया गवर्नमेंट ने, बट स्टिल 65% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में थी, क्योंकि जो बाकी के दोनों सेक्टर थे उनमें क्या हो रही थी? जॉबलेस ग्रोथ हो रही थी, विच मीन्स द अदर टू सेक्टर्स वर इंप्रूविंग, वर ग्रोइंग ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। वहां पे अनस्किल्ड लोगों के लिए और रूरल एरिया के लोगों के लिए, थोड़े से बैकवर्ड एरिया के लोगों के लिए, वहां पे फार्मिंग वाले लोगों के लिए कोई भी नौकरी नहीं बन रही थी। वहां पे नौकरियां थी ही नहीं, ग्रोथ हो रही थी पर टेक्नोलॉजी की वजह से तो नौकरियां नहीं थी। इस वजह से अभी भी लोग एग्रीकल्चर में बैठे थे और उल्टा इसकी वजह से क्या होने लग गया था? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होने लग गई थी, ठीक है, कि छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट थी, कि हमें लगता तो था कि लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, पर एक्स्ट्रा लोगों की होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं रही थी, क्योंकि लोग इतने ज्यादा थे एग्रीकल्चर में और लैंड और रिसोर्सेज लिमिटेड थे। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही हमें थी, ठीक है। चलो, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। डिबेट ओवर फार्म सब्सिडीज इज वन ऑफ द सच क्लासिक एग्जांपल, ठीक है। तो सब्सिडीज के बारे में हमें यहाँ पे बोला गया कि भैया सब्सिडीज अच्छी भी हैं, सब्सिडीज बुरी भी हैं, तो तुम्हें दोनों साइड बताना है, ठीक है। 4 नंबर का है तो आप दो पॉइंट्स
इन फेवर बताओगे, 2 पॉइंट्स अगेंस्ट सब्सिडीज बताओगे, ठीक है। फेवर में क्यों है हम सब्सिडीज के, हम सब्सिडीज के फेवर में क्यों हैं, क्योंकि देखो जब HYV सीड्स आए उनका अडॉप्शन कोई आसान नहीं था, अडॉप्शन ऑफ HYV सीड्स, क्योंकि रिस्क था, ठीक है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ भी सकती थी, आपकी जो है फसलें और सब कुछ खराब भी हो सकता था। सो देयर वाज अ रिस्क विद द फार्मर्स कि अगर उन्होंने HYV सीड्स को अडॉप्ट किया, HYV सीड्स अपनी फसल जो है उगाने के लिए HYV सीड्स का यूज किया, तो उससे उनको फायदा भी हो सकता था, नुकसान भी हो सकता था। एंड रिस्क की वजह से बहुत सारे जो फार्मर्स है वो HYV सीड्स कभी खरीदते ही नहीं, ठीक है। तो उसके अलावा HYV सीड्स महंगे आते थे, HYV सीड्स को बहुत सारे फर्टिलाइजर्स की, बहुत सारी इरिगेशन की जरूरत थी, वो भी फार्मर्स के पास नहीं थी, ठीक है। तो फार्मर्स HYV सीड शायद कभी खरीदते ही नहीं, कभी वो ग्रीन रेवोल्यूशन होने ही ना देते अगर सरकार HYV सीड्स के लिए सब्सिडी ना देती तो, ठीक है। तो सरकार ने HYV सीड मुफ्त में और सस्ते में बांटने शुरू किए, विच इज वाई फार्मर्स ने इनको लेना खरीदना इनको शुरू किया। तो अडॉप्शन ऑफ HYV सीड्स हुई क्योंकि सरकार ने सब्सिडी दी। इसके अलावा इक्वालिटी इन इनकम आएगी, इक्वालिटी इन इनकम, अमीर और गरीब के बीच का जो भेद है वो खत्म होने लग जाएगा, क्योंकि जो सब्सिडीज है वो सरकार देती है गरीब फार्मर्स को, गरीबों को, ठीक है। तो जब गरीबों को सब्सिडीज मिलेंगी तो गरीब भी, अब उनकी इनकम बढ़ जाएगी, गरीब भी अब पहले से बेटर ऑफ होने लगेगा, एंड गरीब और अमीर के बीच का जो है फासला कम होने लगेगा, ठीक है। आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि मोर इनकम ऑफ पुअर फार्मर्स, पुअर पीपल, पुअर लोगों की इनकम बढ़ने लग गई थी इसकी वजह से। लेकिन अगेंस्ट क्यों हैं हम, पहले इसकी अगेंस्ट का मेन पॉइंट आता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब आप खुद एक चीज सोच के देखो, एक चीज जो है जिसके लिए आपने पैसे भरे हैं और एक चीज जो है जो आपको फ्री में मिल गई, आपको किसकी कदर ज्यादा होगी? ऑब्वियस बात है जिसके लिए आपने पैसे भरे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि ट्यूशन लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल्दो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में मिल रहा है पर आप फिर भी ट्यूशन लगाते हो, क्यों? क्योंकि जब हमने पैसा भरा होता है तो हमें उसकी कदर होती है, हम वहां पे जाके सुनते हैं, क्लास टेस्ट देते हैं, होमवर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर यूट्यूब पर सेम चीज फ्री में मिल रही है क्योंकि वो फ्री में मिल रही है, इसलिए हमें कदर नहीं है, इसलिए जब दिल करेंगे सुन लिया, जब दिल करेंगे नहीं सुना, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे होती है, अगर फार्मर्स पैसा भर के इरिगेशन या फिर फर्टिलाइजर्स या HYV सीड्स खरीदते तो वो उसको कभी वेस्ट नहीं करेंगे, वो उसकी कदर करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये तो महंगे हैं, इतना पैसा लगाया है। पर अगर वो चीज मुफ्त में मिल गई तो आप, ठीक है ना यार, फ्री का ही तो है, और आ जाएगा सरकार और दे देगी, जितने मर्जी फर्टिलाइजर जो है गिरते रहो, ठीक है, जितना मर्जी पानी बहाते रहो, जितने मर्जी सीड्स यूज करते रहो, फ्री का ही तो आ रहा है या इतना सस्ता ही तो आ रहा है। तो जब तुम्हें कोई चीज फ्री में मिलने लगेगी तुम उसकी कदर करना छोड़ दोगे और उसकी वेस्टेज शुरू हो जाएगी, जो कि एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि ये चीज एक्चुअल में होती है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आती है बर्डन ऑन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा बर्डन होता है सब्सिडीज का, ठीक है। तो जैसे हमने बोला कि फ्री की चीजों को वैसे भी लोग वेस्ट करते हैं, फ्री की चीजों को देने के लिए सरकार के ऊपर एक बहुत ज्यादा बर्डन, बड़ा बर्डन होता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, गवर्नमेंट बजट में, कि गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट आता है, वो डेफिसिट का एक मेन रीजन होता है बर्डन ऑन गवर्नमेंट ऑफ द बर्डन जो है किस चीज का, सब्सिडीज का। क्योंकि सरकार जब फ्री में देती है तो सरकार का जो ओवरऑल बजट है उस बजट पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ जाता है सब्सिडीज का। तो वो बर्डन जो है बहुत एक बड़ा होता है जिसकी वजह से सरकार का डेफिसिट होता है, डेफिसिट की वजह से सरकार लोन लेती है, लोन लेती है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और वो बर्डन बढ़ता जाएगा। तो एक बहुत बड़ा बर्डन है सरकार के बजट के ऊपर, वो बर्डन क्या है, सब्सिडीज, ठीक है। तो सब्सिडीज के अच्छी भी हैं, सब्सिडीज बुरी भी हैं, कुछ लोग उसके फेवर में है, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में, ठीक है। जिस सरकार का दिल होता है वो सरकार सब्सिडी दे देती है, जिस सरकार का दिल नहीं होता वो सरकार सब्सिडी हटा देती है, ठीक है। इसका कोई एक 100% यस और नो आंसर नहीं है कि सब्सिडी देनी है या नहीं देनी। जब सरकार को अच्छा लगे तो सरकार देती है, जिस सरकार को अच्छा नहीं लगता वो नहीं देती है। इसका फाइनल कंक्लूजन यही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप दोनों साइड के दो पॉइंट्स लिख कर आओगे अपना आंसर समझाने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ विद इक्विटी एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम अगले पेज पे थोड़ा सा समझते हैं इसको। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स देखो मेरे पास क्या क्या है। तो बेसिकली हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमारे 5 ईयर जो प्लान्स हमने शुरू किए थे 1950 ऑनवर्ड्स, ठीक है, 1950 ऑनवर्ड्स हमने 5 ईयर प्लान शुरू किए थे। उन 5 ईयर प्लान के 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। वो 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, जेम्स,
वो 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जेम्स। क्या ऑब्जेक्टिव थे? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ, कि हमें ग्रोथ करनी है। देखो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 2% से भी कम का ग्रोथ रेट हमारा था। ईयर ऑन ईयर 2% से भी कम पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो ग्रो कर रही थी। तो हमारा पहला जो है ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें हमारी जीडीपी को ग्रो करना है, हमें हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को ग्रो करना है। दूसरी चीज आई थी इक्विटी। इक्विटी का मतलब था इक्वालिटी बिटवीन द अमीर एंड गरीब, ठीक है, अमीरों और गरीबों के बीच में इक्वालिटी लाना है। गरीब जो है गरीबों को भी हमें जो है साथ साथ आगे बढ़ाना है, उनकी इनकम भी बढ़ानी है। देखो जब मैं बोलती हूँ जीडीपी बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ने का एक मेजर कारण ये हो सकता है कि जो अमीर है वो बहुत अमीर हुए जा रहे हैं, उन्होंने प्रोडक्शन करी, इंडस्ट्री लगाई, बिजनेस किया, सब कुछ किया, तो वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं। तो ग्रोथ विद इक्विटी का क्या मतलब है कि तुम्हें ग्रोथ तो करनी है पर अमीरों के उस पे नहीं करने की सिर्फ अमीर ही अमीर हो रहे और गरीब होता जा रहा है, वो नहीं करना। गरीबों के कॉस्ट पे तुम्हें ग्रोथ नहीं करनी, तुम्हें ग्रोथ करनी है बट गरीबों को साथ लेके ग्रोथ करनी है, बैकवर्ड एरियाज में भी ग्रोथ करनी है। हम हमेशा क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए बैकवर्ड एरियाज को इग्नोर कर देते हैं, वहां पे ग्रोथ नहीं करते क्योंकि वहां के लोग गरीब हैं तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं, वो नहीं करना। तो जब तुम ग्रोथ कर रहे हो, ग्रोथ के साथ साथ गरीबों को भी साथ लेके चलोगे और इक्वालिटी लेकर आओगे बिटवीन द रिच एंड पुअर, उनके बीच का जो इनकम का जो फासला है उसको कम करने की तुम कोशिश करोगे, यही बोलता है ग्रोथ विद इक्विटी। इसके अलावा 2 और हैं। तो एम से मेरे पास क्या आता है? मॉडर्नाइजेशन। एम से मेरे पास क्या आता है? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में हमें क्या करना है? नई टेक्नोलॉजी, नई सारी चीजें हमें यूज करनी है। अलॉन्ग विद दैट अपने दिमाग की सोच को भी हमें पहले से ज्यादा इंप्रूव करना है। हमें क्या करना है? जेंडर इक्वालिटी लेकर आनी है, हमें जो है अब मॉडर्न सोच भी अपनानी है, पुरानी सोच को पीछे छोड़ना है। एंड इसके अलावा लास्ट में मेरे पास एस से क्या आता है? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस में हम क्या बोलते हैं कि भैया पहले तो हम सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करवा रहे थे। एक टाइम ऐसा आया था कि इतनी भूखमरी हो गई थी कि हमें खाना भी बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ रहा था। तो अब हमें क्या करना है? बाहर से इंपोर्ट नहीं कराना। अब आप एक चीज सोच के देखो, हमारा देश अगर इतना गरीब है कि हमें हर चीज बाहर से इंपोर्ट ही करानी पड़ रही है, खाना भी बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है, और किसी कंट्री ने अगर हमारे से दुश्मनी निकालनी हो, वो हमारे खाने में कुछ भी मिलाकर हमें भेज दे, हमारे देश के लोग तो बीमार पड़ जाएंगे, मर सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है ना कि दूसरे देश के ऊपर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो। आपको दूसरे देश के साथ दोस्ती बना के रखनी पड़ेगी, आपको दूसरे देश की बातों को मानना पड़ेगा अगर आप उन पे डिपेंडेंट हो इंपोर्ट्स के लिए। तो ये चीज हमें नहीं करनी। दूसरा देश आपके ऊपर पॉलिटिकली फिर से राज कर सकता है, जैसे ब्रिटिशर्स ने आके हमारे ऊपर राज किया था, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है? डिपेंडेंस बढ़ती है दूसरे देश पे, दूसरे देश की इंटरफेरेंस बढ़ती है आपके देश में। तो हमें सेल्फ रिलायंस करना है, हमें क्या करना है? मेक इन इंडिया करना है, हमें अपने देश में ही चीजों को बनाना है, इंपोर्ट्स को कम करना है। उसके लिए सेल्फ रिलायंस के लिए क्या जरूरी है कि हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपने इंडस्ट्रीज को इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस लेकर हमें आना है। तो 4 गोल थे 5 ईयर प्लान के, जेम्स, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। तो इसमें से हमें ग्रोथ विद इक्विटी के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि हमें वैसे भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रोथ विद इक्विटी के बारे में पूछा है। तो आप इसमें क्या बोलोगे कि ग्रोथ का मतलब है कि हमें जीडीपी को बढ़ाना है, इक्विटी का मतलब है कि हमें अमीर और गरीब के बीच का भेद कम करना है। तो ग्रोथ विद इक्विटी का क्या मतलब हुआ कि जब हम ग्रोथ कर रहे हैं, जीडीपी को बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो गरीबों की कॉस्ट पे नहीं बढ़ाना बल्कि गरीबों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। गरीबों के बैकवर्ड एरियाज में भी हमें ग्रोथ करनी है ताकि ग्रोथ के साथ साथ इक्वालिटी भी आती रहे, अमीर गरीब के बीच का फासला भी कम होता रहे। चलो अगला चीज मेरे पास आता है एमसीक्यू। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज वेरियस फीचर्स। ब्रिटिश रूल के अंडर हमारे क्या क्या फीचर्स थे फॉरेन ट्रेड के? तो ब्रिटिश रूल है, चैप्टर नंबर 1 की बात यहाँ पे हो रही है। ब्रिटिश रूल के अंडर फॉरेन ट्रेड में क्या था? ज्यादातर ट्रेड हम जो है ब्रिटिशर्स के साथ ही करते थे, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ। तो देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स कहते थे कि तुम करोगे इंपोर्ट, इंडिया क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा क्या? फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। इंडिया क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा फिनिश गुड्स ब्रिटेन से, और एक्सपोर्ट करेगा इंडिया रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आपको वैसे भी पता होगी अभी तक कि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि इंडिया की सारी इंडस्ट्रीज को तबाह कर दो, इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जाओ, रॉ मटेरियल लेके जाओ अपनी ब्रिटेन में, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को डेवलप करो, ब्रिटेन में फिनिश गुड्स बनाओ और उन फिनिश गुड्स को ला करके भारत में वापस से बेच दो। तो यहाँ पे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा था ये पूरी तरीके से ड्यूटी फ्री था, इन पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगता था। क्या? अगर ब्रिटेन में तुम एक्सपोर्ट करोगे रॉ मटेरियल और ब्रिटेन से तुम इंपोर्ट करोगे फिनिश गुड, सिर्फ उस पे ब्रिटिशर्स कहते थे कोई टैक्स नहीं भरना, पूरी तरह से ड्यूटी फ्री, 0 टैक्स है। लेकिन जैसे ही तुम बोलोगे कि तुम्हें एक्सपोर्ट करना है
टू अदर कंट्रीज। जैसे ही इंडिया के लोग बोलेंगे कि तुम्हें बाकी कंट्रीज को सामान एक्सपोर्ट करना है, स्पेसिफिकली क्या एक्सपोर्ट करते थे हम, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, तो ब्रिटिशर्स वहां पे कहते थे कि यहाँ पे हम तुमसे चार्ज करेंगे वेरी हाई टैरिफ। तो ब्रिटिशर्स बोलते थे वहीं पे हम तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स हम लगाएंगे। तो वहां पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बहुत हाई टैरिफ हमसे जो चार्ज करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का गोल ही ये था कि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तबाह कर दो। इंडिया की इंडस्ट्री जब तबाह हो जाएंगी तभी तो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज चलेंगी, तभी तो हम ब्रिटेन से सामान इंपोर्ट कराएंगे। तो एक्सपोर्ट किया रॉ मटेरियल फ्री में ब्रिटेन को, इंपोर्ट किया फिनिश गुड फ्री में, लेकिन सिर्फ ब्रिटेन से। लेकिन जैसे ही एक्सपोर्ट दूसरी कंट्रीज को किया तो बहुत हाई टैरिफ लग गया। तो ये बात बिल्कुल सच है कि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी, हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि हम ट्रेड सिर्फ फ्री में ब्रिटेन के साथ कर सकते थे। ब्रिटिश मोनोपोली ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये भी बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा 50% से भी ज्यादा हमारा जो ट्रेड था सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था। उसके अलावा बाकी का जो ट्रेड था थोड़ा थोड़ा हमारी आसपास की कंट्रीज के साथ हो जाता था, जैसे कि श्रीलंका के साथ, बट हाफ से भी ज्यादा 50% से भी ज्यादा जो हमारा ट्रेड था ब्रिटेन के साथ ही होता था। इसके अलावा एक और चीज आपको अगर यहाँ पे याद हो, स्विस कैनाल खुली थी उस टाइम पे। स्विस कैनाल जब तक ओपन नहीं थी उस टाइम पे इंडिया और ब्रिटेन का ट्रेड बहुत लंबे रूट से होता था, लेकिन जब स्विस कैनाल ओपन हुआ तो इंडिया और ब्रिटेन का ट्रेड अब छोटे रूट से होने लग गया, जल्दी होने लग गया और सस्ते में होने लग गया, विच वॉज अ प्लस पॉइंट फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, विच वॉज अ प्लस पॉइंट फॉर द ब्रिटिशर्स, विच इज वाई ब्रिटिश मोनोपोली और ज्यादा बढ़ गई थी ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। फ्री ट्रेड फ्रॉम इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, बिकॉज दिस इज फॉल्स। फ्री ट्रेड नहीं था, जैसे ही तुम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते थे तो ब्रिटिशर्स बहुत हाई टैरिफ तुमसे चार्ज करते थे। लास्ट है लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, ये चीज बिल्कुल सच है। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जब तुम सामान एक्सपोर्ट करोगे तुम पैसा कमाओगे, जब तुम इंपोर्ट करोगे तुम पैसा दोगे उनको, ठीक है। दिस इज योर इनकम, दिस इज योर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर तुमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स तो तुम्हारी इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। तो अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो हम उसको बोलेंगे सरप्लस। तो यानी कि एक्सपोर्ट सरप्लस था, यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट बहुत करता था, इंपोर्ट कम करता था, ठीक है। तो इंडिया के पास एक्सपोर्ट सरप्लस बच जाता था। देखो आज की डेट में क्या होता है, हमारे पास जब भी कोई एक्सपोर्ट सरप्लस आता है वो हमारे देश के आरबीआई रिजर्व बैंक के पास जाता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जाता है और वो हमारे ही देश के ऊपर यूज किया जाता है, हमारे ही देश में वो चीज यूज करी जाती है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, एक्सपोर्ट सरप्लस किसका था? इंडिया का। यूज कौन करता था? यूज करता था ब्रिटेन। यूज कौन करता था? ब्रिटिशर्स। यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। किस चीज पे यूज करते थे ब्रिटिशर्स? नंबर 1 अपने ऑफिस एक्सपेंडिचर पे, अपने ऑफिस बनाने के लिए, एंड नंबर 2 अपनी वॉर्स को फंड करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ करता था, यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, इंपोर्ट कम करता था, पर जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस होता था वो सारा ब्रिटिशर्स अपने ऑफिस बनाने के लिए और अपनी वॉर्स को फंड करने के लिए यूज कर लेते थे, ठीक है। वो सारा ब्रिटिशर्स अपनी वॉर के लिए यूज कर लेते थे, वो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस हमारे ऊपर यूज ही नहीं करते थे, हमारी डेवलपमेंट पे यूज करते ही नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी। चलो, मॉडर्नाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव थे? GEMS, जेम्स, ग्रोथ, एक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। तो मॉडर्नाइजेशन में मैंने 2 चीजें बोली थी, नई टेक्नोलॉजी और नई सोच, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस में आएगा? इक्विटी में आएगा, मॉडर्नाइजेशन में नहीं आएगा। तो मॉडर्नाइजेशन में क्या आएगा? नई टेक्नोलॉजी और नई सोच, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस हमें सोशल आउटलुक में लेकर आनी है, जिसका क्या मतलब है कि हमें जेंडर इक्वालिटी लेकर के आनी है बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। डिस्कस 2 फैक्टर्स दैट लेड टू स्टेगनेटिंग इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के अंडर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? तो ब्रिटिश रूल के अंडर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहली चीज जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे वो था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को हम और क्या नाम देते हैं? लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके अंडर क्या होता था? जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ना जो भी लैंड के ओनर थे, जो लैंड के ओनर थे उनको हम बोलते थे जमींदार। ये जमींदार क्या करते थे? एक मिडल मैन होते थे बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द लैंडलेस फार्मर्स। तो होता क्या था, बहुत सारे लैंडलेस फार्मर थे, गरीब
किसान थे जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास लैंड नहीं था बिल्कुल भी, वो बहुत गरीब थे, लेकिन वो फार्मर थे, उनको खेती बाड़ी करनी आती थी। तो ये फार्मर जमींदार के पास जाते थे और जमींदार को बोलते थे कि भैया तुम हमें अपना लैंड रेंट पे दे दो, हम तुम्हारे लैंड पे खेती करेंगे, खेती करके सामान बेचेंगे, ठीक है, फूड ग्रेन्स हम बेचेंगे, और बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उसमें से थोड़ा सा तुम्हें रेंट में दे देंगे, थोड़े से हम अपना घर चला लेंगे, ठीक है ना। तो लैंडलेस फार्मर्स और जमींदार के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट चलता था। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, ब्रिटिशर्स ने जमींदार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इनको बोला हम तुम्हारे लैंड पे तुमसे टैक्स वसूलने वाले हैं, हमें जो है अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो तुमसे तुम्हारा लैंड छीन लिया जाएगा। मतलब सोच के देखो, इंडिया का लैंड, इंडियंस का लैंड, और ब्रिटिशर्स आके बोलते हैं कि तुम्हारे ही लैंड पे तुम हमें टैक्स दोगे वरना हम तुमसे तुम्हारा लैंड छीन लेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने जमींदार को बोला तुम्हें तुम्हारे लैंड के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स का नाम क्या था, लगान। वो टैक्स कौन देता था, जमींदार देते थे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और ये कब दिया जाता था, उन्होंने बोला था हर महीने की फिक्स्ड डेट्स पे तुम्हें हमें लगान पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन जमींदार कहते भैया हम क्यों दे रेंट, हम कहां से रेंट लेके आए। तो ब्रिटिशर्स कहते देखो तुम्हें खुद से नहीं लेना, तुम्हें ये लगान लेना है लैंडलेस फार्मर से। तुम फार्मर को अपना लैंड दोगे ऑन रेंट, बदले में लैंडलेस फार्मर्स तुम्हें क्या देंगे, वेरी हाई लगान। तो ब्रिटिशर्स ने बोला जमींदार को कि तुम एक काम करो, तुम अपना लैंड इनको रेंट पे दे दो, उनसे जो मर्जी चार्ज करो, तुम हम नहीं बोल रहे कितना, तुम्हारा जितना दिल करे तुम उतना लगान फार्मर से चार्ज करो, ये लगान तुम्हें देंगे, उस लगान का थोड़ा सा पार्ट तुम हर महीने की फिक्स्ड डेट पे हमें पे कर देना। अब चाहे तुमने यहाँ से 100 रुपए लिए, तुमने यहाँ पे 20 रुपए दिए तो कोई बात नहीं, वो जमींदार का रेट है। ब्रिटिशर्स तो बोलेंगे कि हमें एक फिक्स्ड रेट चाहिए हर महीने, एक फिक्स्ड डेट पे, जो कि तुम्हें हमें पे करना पड़ेगा, अगर ये पे नहीं किया तो तुमसे तुम्हारा लैंड छीन लिया जाएगा। तो लैंडलेस तो ब्रिटिशर जमींदार पे थोड़ा सा प्रेशर डालते थे, जमींदार आगे जाके फार्मर्स पे प्रेशर डालते थे और फार्मर्स को बोलते थे बहुत हाई उनसे लगान वो चार्ज करते थे, जो कि अगेन हर महीने की एक फिक्स डेट पे देना पड़ता था, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता था, जो बेचारे गरीब फार्मर्स थे इतना पैसा उनके पास था ही नहीं, इतना पैसा उनके पास था ही नहीं कि वो इतना ज्यादा लगान दे सके। तो वो खेती बाड़ी करने के बावजूद इतना पैसा भी उनके पास नहीं बचता था कि वो अपना घर चला सके। फॉरगेट अबाउट इंप्रूविंग द लैंड, इंप्रूविंग द सॉइल, इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात थी, इतना हाई लगान ये लोग चार्ज कर लेते थे कि इनके पास अपना घर चलाने का पैसा भी नहीं बचता था, ठीक है। इतना ज्यादा ये लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो ये जो जमींदारी सिस्टम था, ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, या लगान वसूलने का ये जो सिस्टम था, इसके ऊपर मूवीज तक बहुत सारी बनी क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन वाला सिस्टम था फॉर द लैंडलेस फार्मर्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता था, ब्रिटिशर्स खुश, उनको लगान मिल रहा है, जमींदार और भी खुश, जमींदार और भी खुश क्योंकि उनको तो बहुत ज्यादा लगान मिल रहा है, उनका तो अच्छा घर चल रहा है। एक्सप्लॉइट कौन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लैंडलेस फार्मर्स। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी हमारे एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत बुरी कंडीशन में चला गया था। और जब हमें ब्रिटिशर से आजादी मिली, चैप्टर टू में सबसे पहली चीज हम यही पढ़ते हैं कि सरकार हमारी क्या लेकर आई थी, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आई थी, जिसमें अबॉलिशन ऑफ जमींदार, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज किया था हमारी सरकार ने सबसे पहले। तो ये जमींदार अपनी पार्टी करते थे, अपना खुश थे कि भैया हमें पैसा मिल रहा है, ये भी खुश थे। हम बेचारा एक्सप्लॉइट कौन हो रहा था, लैंडलेस फार्मर्स। तो ये है सबसे पहला जमींदारी सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसका आप एज इट इज डायग्राम फॉर्मेट बना के आ सकते हो। इसकी वजह से क्या हुआ, देखो इसके बाद से जो गरीब फार्मर था ना बेचारा, वो इतना गरीब था, वो इतना एक्सप्लॉइट हो रहा था that there was literally no investment, there was no investment on land, soil, agriculture। क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं थी, क्योंकि एक थे ब्रिटिशर्स। क्या ब्रिटिशर्स को इंडिया से कोई लेना देना होगा कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, इंडिया में इंप्रूवमेंट करे, नहीं, इन्होंने कभी नहीं करा। फिर थे जमींदार, क्या जमींदार को कोई भी लेना देना होगा कि लैंड में इंप्रूवमेंट करे, कुछ भी करे, नहीं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मुझे तो लगान चाहिए, मुझे लगान दो, वो फोर्स कर रहे हैं अपने लैंडलेस फार्मर्स को। तो इनको भी कोई लेना देना नहीं था, ये लगान खाते थे, पार्टी करते थे मजे में, ठीक है। तो ये भी, इन्होंने भी कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, बचे बेचारे पुअर लैंडलेस फार्मर्स। ये लैंडलेस फार्मर्स को कोई लेना देना था लैंड से, हाँ इनको तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, इनको यही तो काम कर रहे थे, ये इन्वेस्टमेंट करते तो लैंड इंप्रूव होता, सॉइल इंप्रूव होता, एग्रीकल्चर इंप्रूव होता, इनको पैसे ज्यादा मिलते। पर क्या इनके पास पैसे थे इन्वेस्टमेंट करने के, नहीं। तो इनके पास तो, ये तो पुअर थे, हमने तो इनके नाम में लिख दिया पुअर लैंडलेस फार्मर, तो इनके पास तो पैसा ही नहीं था ये इन्वेस्ट करें, तो इन्होंने भी कभी इन्वेस्ट नहीं किया। तो ना इन्होंने इन्वेस्ट किया, ना इन्होंने इन्वेस्ट किया, ना इन्होंने इन्वेस्ट किया। इस सब में पिस कौन रहा था, हमारा लैंड, हमारा सॉइल, वो इतने खराब हो गए कि उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई। तो इन सब की वजह से क्या हो गया, लो प्रोडक्टिविटी,
ठीक है। इन सब की वजह से क्या हो गया, बहुत ज्यादा लो प्रोडक्टिविटी हो गई हमारे लैंड की, हमारे सॉइल की, हमारी एग्रीकल्चर की। तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ठीक है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो नो इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई हमारे पास एग्रीकल्चर में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास कोई अच्छी रोड्स नहीं थी, हमारे पास कोई अच्छे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इरिगेशन, कोई भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो ये भी अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हुआ था चैप्टर नंबर 2 में, सरकार ने किया था, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आई थी जब हमारे देश की सरकार, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे लिखकर आओगे। डिस्कस एनी टू लिबरलाइजेशन मेजर्स पर्टेनिंग टू द टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स कैसे कैसे किए थे, तो लिबरलाइजेशन के अंदर हमारे सरकार ने जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, जिसमें से एक रिफॉर्म था टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म के अंदर सरकार ने क्या किया था, सबसे पहली चीज हमारी सरकार ने करी थी रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स का जो रेट था वो कम कर दिया था। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स था, कंपनीज के प्रॉफिट के ऊपर लगने वाला टैक्स था, वो कम हो गया था। यानी कि अब आपको अपनी इनकम का छोटा पार्ट, कम पार्ट टैक्स में देना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होता है, टैक्स की चोरी कम हो गई थी, क्योंकि पहले टैक्स इतना ज्यादा होता था कि लोग टैक्स की चोरी कर लेते थे कि भाई इतना टैक्स तो मैं भर ही नहीं पाऊंगा, इससे बढ़िया है कि किसी और को पैसा दूं और किसी ना किसी तरीके से टैक्स चोरी कर लो। तो पहले टैक्स चोरी ज्यादा थी, लेकिन जब डायरेक्ट टैक्स का जो रेट था वो कम हुआ, रिडक्शन हुई, तो लोगों ने सोचा कि यार ठीक है ना, इतना सा तो टैक्स मैं भर ही सकता हूँ, ठीक है, इससे अच्छा मैं टैक्स भर देता हूँ वर्सेस कल को मैं टैक्स चोरी करूँ और पकड़ा जाऊं और कुछ हो और पेनल्टी भरनी पड़े, इससे अच्छा तो मैं टैक्स भर दे, तो थोड़ा सा ही तो भरना है। तो डायरेक्ट टैक्स कम हुआ, जिसकी वजह से टैक्स इवेजन कम हुई। एंड नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन, बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन कर दिया था टैक्स भरने के प्रोसेस में। एंड नंबर 3 रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को भी बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया था, बहुत ज्यादा छोटा कम कर दिया गया था, बहुत ज्यादा आसान कर दिया गया था। तो डायरेक्ट टैक्स कम करे गए, प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया, क्योंकि देखो टैक्स भरने का जो प्रोसेस है वो जितना लंबा होगा, जितना मुश्किल होगा, आपको सीए को उतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, विच इज एन एडेड कॉस्ट फॉर द पीपल, ठीक है ना, कि सीए को पैसे दोगे और टैक्स भरोगे, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, सब कुछ लगेगा, तो उसकी वजह से भी लोग टैक्स नहीं भरते थे। और अब वो चीज सिंप्लीफाई कर दी गई कि अब तो आज की डेट में तो इतना सिंपल है कि लोग अपना इनकम टैक्स खुद ही भर लेते हैं, सीए के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती, काफी लोग तो खुद ही भर लेते हैं, ठीक है। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को भी पहले से कम कर दिया गया था, सिंप्लीफाई कर दिया गया था। बहुत सारे टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे, उनको शॉर्टन किया जा रहा था, सिंप्लीफाई किया जा रहा था। तो रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स, रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स और सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, ये किया गया था अंडर द टैक्स रिफॉर्म्स, अंडर द लिबरलाइजेशन, जब गवर्नमेंट लेकर आई थी 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। चलो आगे हमारे पास है एक पैराग्राफ की वजह से हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि गवर्नमेंट ने इनिशियल ईयर्स में बहुत ज्यादा जो है एम्फेसाइज किया था पब्लिक सेक्टर के रोल पे। अब पब्लिक सेक्टर पे रोल के क्यों एम्फेसाइज किया था ये मैं बता चुकी हूँ, क्यों किया था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, या मैं बोलूँ कैपिटल नहीं थी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के पास प्रॉफिट नाम का कोई इंसेंटिव नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट उनको हो ही नहीं सकता था, एंड सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव भी था। तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर के रोल पे बहुत एम्फेसाइज किया गया। इन्हीं पॉइंट्स को आप यहाँ पर भी 3 नंबर में 3 पॉइंट्स 3 हेडिंग्स बना के एक्सप्लेन करके आओगे। दूसरी चीज बोलेगी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये चीज आपको एज इट इज देखो जो है यहाँ पे मिल जाएगी। ए, बी और सी 3 कैटेगरीज एज इट इज यहाँ पे बताई हुई है, एज इट इज 3 पॉइंट बनाओगे, तीनों कैटेगरीज को एक्सप्लेन करके आओगे, 3 नंबर का आपको सीधा सीधा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, 3 नंबर आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब भी केस स्टडी आ रही है 3 से 4 नंबर का आपको पैराग्राफ में दे रखा होगा और पैराग्राफ में से ही देख के आपको लिख के आना है। चलो तो ये हो गया हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, एक और सेट आता है हमारे पास 2023 का, सेट नंबर 1 है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल वाज रिस्पांसिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइन्स। अच्छा हाँ, ये पॉइंट भी हमारे पास रह गया जब मैं आपको जमींदारी सिस्टम समझा रही थी। तो जमींदारी सिस्टम के अलावा एक और पॉइंट जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास क्या था, कमर्शियलाइजेशन था। कमर्शियलाइजेशन का क्या मतलब था, ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को बोला था कि अगर तुम फूड ग्रेन्स बनाओगे तो हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, हम तुमसे टैक्स लेने वाले हैं। मतलब फूड ग्रेन्स बनाने से मना ही कर रहे थे ब्रिटिशर्स फार्मर्स को, ठीक है। फूड ग्रेन्स नहीं बनाओगे तो क्या बनाओगे, क्या उगाओगे, कमर्शियल क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जो एज ए रॉ मटेरियल यूज हो सकती हैं ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में। तो ब्रिटिशर्स ने बोला तुम्हें रोटी पानी कपड़ा ये राइस व्हीट ये सब मत बनाओ, ऐसी चीजें बनाओ जो हमारी इंडस्ट्री में हमें यूज हो, ऐसी चीजें बनाओ जो इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल यूज हो। उससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स ने बोला हम तुम्हें जो है थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा देंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, कुछ एक ऐसे इंसेंटिव दिए, फार्मर्स बनाने लग गए,
कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, हर कोई कमर्शियल क्रॉप बना रहा है, फूड ग्रेन कोई बना रहा है, कोई नहीं बना रहा, तो खाना आएगा कहाँ से। तो इसकी वजह से क्या होने लगी, इतनी भूखमरी होने लगी। लोगों के पास पैसा तो है, लोगों के पास अब कमर्शियल क्रॉप बनाने की वजह से पैसा तो आ गया, पर रोटी लाओगे कहाँ से जब कोई बना ही नहीं रहा, व्हीट राइस कोई उगा ही नहीं रहा, बाजार में बिक ही नहीं रहा, सप्लाई जीरो ही हो गई जब, तो तुम डिमांड करके करोगे क्या। अगर सप्लाई जीरो हो गई तो डिमांड करके करोगे क्या, समझ रहे हो। तो चाहे तुम्हारे पास पैसा है भी तो भी कोई खरीद ही नहीं पा रहा था क्योंकि बाजार में बिक ही नहीं रही थी, ठीक है। तो कमर्शलाइजेशन हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, इतनी भूखमरी हो गई, फ्रीक्वेंटली फेमाइन्स आने लग गए क्योंकि ये रोटी जो है वो अवेलेबल ही नहीं थी। इवन इतने बुरे हाल थे कि हमें रोटी जैसी बेसिक चीज इंपोर्ट करवानी पड़ रही थी बाहर से। क्यों, क्योंकि देश में कोई उगा ही नहीं रहा था ये सारी चीजें। तो ये चीज बिल्कुल ट्रू है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया बिगेन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स, ये चीज फॉल्स है। इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करने लगा था, इंडिया इंपोर्ट करने लग गया था फूड ग्रेन्स को, ठीक है। चलो, The purchase of food grain made by the government on the MSP is maintained as buffer stock। अब सरकार ने क्या किया था, जब ये तो पहले हुआ, ठीक है, ब्रिटिश रूल के दौरान कि फेमाइन्स आने लगे, इंडिया में फूड ग्रेन की कमी हो गई। गवर्नमेंट जब आई, गवर्नमेंट हमारी जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 के बाद गवर्नमेंट लेकर आई ग्रीन रेवोल्यूशन, गवर्नमेंट लेकर आई सब्सिडीज। उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गई। तो गवर्नमेंट क्या करने लगी, गवर्नमेंट ने फार्मर्स को दिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट ने बोला कि तुम बनाओ, फूड ग्रेन्स बनाओ, उसको कोई और खरीदे ना खरीदे, मैं एक मिनिमम प्राइस पे जरूर खरीदूंगी सारे फार्मर्स से। तो गवर्नमेंट ने फार्मर्स को बोला कि तुम उगाओ, राइस उगाओ, व्हीट उगाओ, शुगर केन, जो उगाना है वो उगाओ, कोई और होलसेलर तुमसे खरीदे या ना खरीदे, पर मैं तुम्हें एक मिनिमम प्राइस दे रही हूँ, इस रेट पे मैं तो तुमसे खरीद ही लूंगी। हर फार्मर को गारंटी दे दी सरकार ने। अब वो जो सरकार ने खरीदा फार्मर से, उसका क्या किया सरकार ने, इतना सब खाएंगे थोड़ी सरकार अकेला, तो सरकार ने उससे बफर स्टॉक मेंटेन करना शुरू कर दिया। तो सरकार ने अपने बहुत सारे वेयर हाउसेस में स्टॉक इकट्ठा करना शुरू कर दिया फार्मर से एमएसपी के ऊपर खरीद के, ताकि कल को अगर कभी भी फेमाइन आते हैं, भुखमरी की कंडीशन आती है, तो सरकार अपने वेयर हाउसेस में से अपने बफर स्टॉक को बाहर निकालेगी और जो है लोगों में खाना बांट देगी, कभी भुखमरी सरकार आने नहीं देगी। तो सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फार्मर से खरीदा और उससे स्टॉक मेंटेन किया, ताकि कभी कल को फेमाइन आए तो पंगा ना हो, प्रॉब्लम ना हो। इससे क्या हुआ, एमएसपी जो है सेफगार्ड करती है फार्मर्स को अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन द प्राइसेस। ये बात बिल्कुल सच है, अगर प्राइसेस गिर गए तो फार्मर को नुकसान होगा। तो एमएसपी क्या बोलते हैं कि कोई और तुमसे खरीदे ना खरीदे ज्यादा रेट पे, पर मैं तो इस रेट पे जरूर खरीदूंगी, सरकार ने ऐसा बोला। तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलो, एक्सप्लेन ब्रीफली द रेशनल बिहाइंड लाइसेंस राज। अब इसके ऊपर मैं जो है बहुत डिटेल में बात कर चुकी हूँ कि लाइसेंस राज क्यों था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था, प्राइवेट सेक्टर जो है प्रॉफिट के लिए काम करता, सोशल वेलफेयर के लिए काम ना करता। लाइसेंस राज के अंडर आपको अगर सेटअप करना है नई इंडस्ट्री को तो भी चाहिए, अगर एक्सपैंड करनी है इंडस्ट्री, अगर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई करना है, तो भी तुम्हें लाइसेंस चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। आईपीआर के बारे में मैं बता चुकी हूँ, ए, बी और सी 3 तरीके के इंडस्ट्रीज थी, वो सारी चीजें हम बता चुके हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मल्टीलेटरल ट्रेड का मतलब होता है कि मोर देन 2 कंट्रीज जब आपस में ट्रेड करें। देखो, अगर एक ही साइड से एक ही कंट्री जो है वो दूसरे को सामान भेज रही है तो वो होता है यूनिलेटरल। जब एक कंट्री है तो यूनिलेटरल। जब 2 कंट्रीज आपस में करती हैं तो हम उसको बोलते हैं बायलेटरल। और जब मोर देन 2 कंट्रीज आपस में करने लगती हैं ट्रेड तो हम उसको बोलते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड, ठीक है। तो मल्टीलेटरल ट्रेड का क्या मतलब है कि जब 2 से ज्यादा कंट्रीज आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाइंग सेलिंग ट्रेड करने लग जाए तो उसको मल्टीलेटरल ट्रेड बोलते हैं। 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, एक ही नंबर में पूछा गया है। चलो, 2024 के सेट नंबर 3 पे हम चलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर was the base for the sectoral growth of India। तो ये बात सच है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी इंडस्ट्री तो तबाह कर दी गई थी, इंडस्ट्री को तो हैंडीक्राफ्ट को खत्म ही कर दिया गया था, है ना। उल्टा हैंडीक्राफ्ट में जो लोग अनएम्प्लॉयड थे अब वो इधर आ रहे थे, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर ही था इकलौता हमारा सेक्टर जो थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा था इंडिया में। ब्रिटिश रूलर्स वांटेड टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल आउटपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड। ये भी तो बिल्कुल सच है यार। हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल कहाँ से आता था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। कमर्शियलाइजेशन में क्या हुआ, फूड ग्रेन नहीं बनाने, कमर्शियल क्रॉप्स बनाओगे, कमर्शियल क्रॉप्स बनाई तो कमर्शियल क्रॉप्स क्या थी,
रॉ मटेरियल थी फॉर ब्रिटेन की, इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज, वो हमने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट क्या किया उन इंडस्ट्रीज का फिनिश गुड, तो इससे ब्रिटिशर्स का फायदा हुआ, इंडिया की इंडस्ट्रीज ठप हो गई, इंडिया में फेमाइन्स आने लग गए, ठीक है। तो दोनों ही चीजें बिल्कुल सच है, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लैंड सीलिंग वाज वन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखो क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे जमींदारी सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, वो था चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में आई हमारी सरकार, इंडिया की सरकार, ठीक है, हमें मिली आजादी, ठीक है। सरकार क्या लेकर आई थी यहाँ पे, सरकार लेकर के आई थी लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के अंडर जो है सरकार ने क्या किया था, सबसे पहली चीज सरकार ने करी थी अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी। सरकार ने बोला था कि अब से ऐसा नहीं होगा, अब से ऐसा नहीं होगा कि कोई एक जमींदार है, उस जमींदार के पास बहुत सारी जमीन है, उस जमीन पे कोई और फार्मर आके काम कर रहा है, ये नहीं होगा। अब से क्या होगा, जो जमींदार है वो अपनी जमीन हमें बेच दे, हम खरीदेंगे, और वो जमीन हम किसको देंगे, वो हम देंगे डायरेक्टली फार्मर्स को। क्योंकि हो क्या रहा था, अगर फिर से जमींदार इंटरमीडिएरी बन गए तो जमींदार तो रेंट वसूलते रहेंगे फार्मर से, फार्मर तो इंप्रूव नहीं हुआ ना, फार्मर को तो अभी भी लगान देना ही पड़ रहा है ना जमींदार को, ठीक है ना। तो सरकार ने बोला अब से जमींदार होगा ही नहीं कोई, जमींदार वही होगा जो खुद जाके फार्मिंग कर रहा है। तो जमींदार से सरकार ने लैंड खरीदा और फार्मर्स को दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, अराउंड 200 लाख जो फार्मर्स थे वो डायरेक्टली सरकार के साथ कांटेक्ट में आ गए थे। 200 लाख फार्मर्स को, यानी कि सरकार ने जो है जमीन अलॉट करी थी, उनको जो है अब जमीन मिली, तो वो सरकार के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए थे। अब सरकार डायरेक्टली उनका इंप्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर सकती थी, उनको पैसे दे सकती थी, सब्सिडीज, फर्टिलाइजर्स दे सकती थी, ठीक है। दूसरी चीज सरकार ने करी थी लैंड सीलिंग। दूसरी चीज सरकार ने करी थी लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग के अंदर सरकार ने क्या किया था, एक अकेले बंदे के नाम पे इतना एकड़ लैंड नहीं हो सकता। सीलिंग एक मैक्सिमम लिमिट बना दी कि एक बंदे के नाम पे कितना लैंड मैक्सिमम हो सकता है। तो लैंड सीलिंग में क्या था कि एक इंसान के नाम पे मैक्सिमम इतने एकड़ ही लैंड हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर वो है तो सरकार वो लैंड आपसे ले लेगी, ये थी लैंड सीलिंग, ठीक है। सो लैंड सीलिंग वाज आल्सो गवर्नमेंट पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी। ये बात भी बिल्कुल सच है, इससे इक्वालिटी आएगी ना। जब किसी एक बंदे के नाम पे बहुत सारा लैंड नहीं है तो उससे क्या होगा, इक्वालिटी होगी। वरना किसी एक के नाम पे बहुत सारा लैंड है तो वो एक अकेला बहुत अमीर है, और जो जो उसके लैंड पे काम कर रहे हैं, उसको रेंट पे कर रहे हैं, वो सारे बहुत गरीब हैं। तो लैंड सीलिंग अगर होगी तो इक्वालिटी तो आएगी। ये दोनों ही चीजें किसके अंडर आती है, लैंड रिफॉर्म्स के अंडर आती है। और इन दोनों ही चीजों के बारे में हम कंक्लूजन पढ़ते हैं कि दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी, एक्सेप्ट इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। ये दोनों ही चीजें सिर्फ केरला और वेस्ट बंगाल में तो हुई थी सक्सेसफुल, बाकी पूरे देश में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी ये दोनों ही पॉलिसीज, ठीक है। लैंड रिफॉर्म रिजल्टेड इन अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ये भी मैंने बता दिया, अबॉलिशन हुआ था। तो दोनों ही पॉइंट हमारे पास सच है, ठीक है। चलो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज अंडरगॉन चेंजेस इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड ऑफ 1991। देखो क्वेश्चन सीधा सीधा 1991 बता रहा है। 1991 कब था, चैप्टर 3 में था। तो चैप्टर 3 में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई थी। इसके अंडर क्या किया था, इसके अंडर सबसे पहली चीज हमने करी थी रिडक्शन इन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस कर दिया गया था। ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस कब लगाई थी हमारी सरकार ने, ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हमारी सरकार ने लगाई थी चैप्टर नंबर 2 में। इसके अंदर सरकार ने क्या बोला था, सबसे पहली चीज तो थी टैरिफ्स, ठीक है। सरकार ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगा के रखा हुआ था सरकार ने कि तुम कुछ भी बाहर बेच नहीं सकते, कुछ भी खरीद नहीं सकते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना सरकार करने ही नहीं दे रही थी, क्योंकि हमारी ना देश ने, सरकार ने क्या कर रखा था, बाहर वाली कंपनीज को अंदर नहीं आने दे रही थी, अंदर वाली कंपनीज को बाहर नहीं जाने दे रही थी, अपने ही देश को पहले इंप्रूव करना चाहती थी हमारी सरकार। तो इट वाज लाइक अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। ऑन पेपर क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं थी, पर काफी हद तक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह ही हमारी इकोनॉमी काम कर रही थी, ठीक है। तो सरकार ने बहुत हाई टैरिफ लगाए, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा थी, ताकि लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ना कर सके। इसके अलावा दूसरी चीज थी, सरकार ने बोला था कोटास, कि अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है डिस्पाइट द टैरिफ, तो भी हम एक कोटा लगा देंगे कि तुम्हें एक लिमिट तक ही, फॉर एग्जांपल कोई चीज तुम्हें खरीदनी है तो 200 किलो तक ही तुम इंपोर्ट करा सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, टैरिफ भर के भी नहीं कर सकते। तो सरकार ने कोटा लगा रखा था, टैरिफ लगा रखे थे। इन दोनों चीजों को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, या फिर इवन अबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। ये थी सबसे पहली चीज, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज हमारी सरकार क्या लेकर के आई थी, रिडक्शन इन
इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी इंपोर्ट करने पे सरकार टैक्स लगाती थी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी, वो कम कर दी गई थी, ठीक है। इसके बाद जो मेरी एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को तो खत्म ही कर दिया गया था, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी तो बिल्कुल ही अबॉलिश कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी कि आपको एक्सपोर्ट करने में कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। एंड इसके बाद फोर्थ पॉइंट आया था कि रिडक्शन हमने करी थी इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सरकार ना लाइसेंस राज था, कि सरकार बोलते थे लाइसेंस लोगे तभी कोई नई इंडस्ट्री आप सेटअप कर सकते हो। ऐसे ही सरकार ने क्या करा हुआ था कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लोगे फिर आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करोगे तो भी पहले आपको बहुत सारे टैरिफ, बहुत सारी टैक्स भरने पड़ेंगे, और वो भी इंपोर्ट आप कर सकते हो एक लिमिट तक। समझ लो कितना मुश्किल प्रोसीजर है, पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर टैक्स भरना पड़ेगा, फिर एक लिमिट तक ही कर सकते हो इंपोर्ट। उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि लाखों करोड़ों का सामान तुम इंपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट कर लो, वो भी नहीं हो सकता था। तो ये सारी चीजें होती थी 1990 से पहले, यानी कि चैप्टर 2 में सरकार ने ये सारी चीजें करी थी, पर चैप्टर 3 में इन सभी चीजों को खत्म कर दिया गया। टैरिफ को खत्म किया, कोटास को खत्म किया, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम कर दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी, और इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो है ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी। अब तुम्हें कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं फुलफिल करना था, लाइसेंस तुम्हें नहीं लेना था। ये सब कुछ सरकार ने किया लिबरलाइजेशन के अंडर। लिबरलाइजेशन के अंडर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ हम रिफॉर्म पढ़ते हैं, जिसमें से एक रिफॉर्म हमारा क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, जिसके अंडर सरकार ने ये सारा कुछ किया था। एंड इफ आई टेल यू चैप्टर नंबर 3 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है लिबरलाइजेशन। मतलब इवन तुमने अभी तक देखा, हमने टैक्स रिफॉर्म की बात करी है, हमने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म की बात करी है, हमने लिबरलाइजेशन की बात करी है, हमने कहीं पे प्राइवेटाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की, आउटसोर्सिंग की बात नहीं करी है, ठीक है। सो जितना मैंने चेक किया है पिछले सारे पेपर्स में, देयर आर हाई चांसेस कि लिबरलाइजेशन के ऊपर या उसके अंडर जितने भी रिफॉर्म्स है, टैक्स रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, वो सभी चीजों के ऊपर क्वेश्चन आने के वेरी हाई चांसेस हैं एज कंपेयर टू प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आउटसोर्सिंग। उनपे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम हैं, ठीक है। सिमिलरली चैप्टर 2 में से देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब कितनी बार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अभी तक अबाउट अपना लाइसेंस राज, आईपीआर, ठीक है, अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर द 1950 टू 1990 टाइम पीरियड, ठीक है। सिमिलरली वही सेम चीज दोबारा पूछिए, फीचर्स बताने, फीचर्स में क्या बताओगे, लाइसेंस राज बताओगे, आईपीआर बताओगे, वही तो थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1950 से 1990 में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है, लाइसेंस राज का, आईपीआर का बहुत बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है। केस स्टडी में हमने वही चीज पढ़ी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट होता है। 2024 में भी बार बार आया, 2023 में भी बार बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलो मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पहले में बोला गया द रियल मोटिव क्या था ब्रिटिशर्स का हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने का। पहला मोटिव जो था उनका वो था प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो रेलवेज और ये सारी चीजें चलाते थे तो उनको प्रॉफिट होता था। दूसरा मोटिव जो उनका क्या था वो था कंट्रोल ओवर एंटायर इंडिया। इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया छोटा देश नहीं है, ठीक है। तो पूरे देश के ऊपर कंट्रोल करना, मतलब अगर ब्रिटिश नॉर्थ में बैठे, नॉर्थ में बैठ के भी साउथ को कंट्रोल करना, वो एक ही तरीके से हो सकता है इंफ्रा डेवलप करने के लिए, ठीक है। करने के बाद पोस्ट, टेलीग्राफ, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें, ठीक है, तभी ये सारी चीजें तभी डेवलप करी गई ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो नॉर्थ में बैठ के भी उनको पता हो कि साउथ इंडिया में, ईस्ट में, वेस्ट में कहाँ पे क्या चल रहा है। तो पूरे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ आर्मी, अपनी आर्मी को पूरे देश में इधर से उधर मूव कर सके, इसलिए उन्होंने किया था, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पूरे देश में से जगह जगह से रॉ मटेरियल इकट्ठा करके ब्रिटेन तक पहुंचाना, उसके लिए पूरे देश में रेलवेज बनाई गई, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करके पूरे देश में पहुंचाया जा सके, इसलिए उन्होंने बनाई, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपना, ताकि वो कंट्रोल लूज ना कर दे, इसलिए अपनी आर्मी की मूवमेंट के लिए कि पूरे देश में अपनी आर्मी फैला दो, पूरे देश में हमारा ये कंट्रोल हो, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए जगह जगह से इकट्ठा करके फिनिश गुड्स को जगह जगह पहुंचाने के लिए उन्होंने जो है रोड्स, रेलवेज, ये सारी चीजें बनाई थी, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि इंडिया में कोई इंप्रूवमेंट करे, नहीं, ठीक है। वो उनकी रोड्स की हालत भी बहुत बुरी थी, रेलवे की हालत भी बहुत बुरी थी, पोस्ट, टेलीग्राफ, सब कुछ इतना महंगा था कि इंडियन लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, इंडियन लोगों को यूज भी नहीं करने देते थे, ठीक है। तो उन्होंने सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाया था, इंडियंस के लिए नहीं बनाया था, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ पे लिख के आओगे। चलो
नवरत्न पॉलिसी हैज फैसिलिटेटेड द मेंटेनेंस, प्रमोशन, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू। तो देखो चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन है। चैप्टर 2 में क्या हुआ था, जब प्राइवेटाइजेशन सरकार ने करी, प्राइवेटाइजेशन के अंडर सरकार क्या करना चाहती थी, जितनी भी सरकारी कंपनियां थी जिनको हम पीएसयू बोलते हैं, वो सारी लॉस में चल रही थी, बहुत बुरी हालत में चल रही थी। तो सरकार ने बोला कि हम इनमें डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि हम अपना पैसा इसमें से निकालेंगे और प्राइवेट सेक्टर को ये चीजें हम अपनी कंपनीज को बेचेंगे। इसलिए सरकार ने क्या किया था, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, 3 अलग अलग नाम दिए थे अपनी कंपनीज को। कुछ कंपनीज को महारत्न बोला था, कुछ को नवरत्न, कुछ को मिनी रत्न बोला था, ठीक है, ताकि हम उनको अलग अलग टाइप से डिवाइड करके अलग अलग तरीके से उनके डिसइन्वेस्टमेंट कर सके। इसके अंडर सरकार ने क्या किया था, जैसे जो नवरत्न बनाए थे उनमें पूरी तरीके से नवरत्न को ऑपरेशनल फ्रीडम हो गई, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई, ठीक है, ऑपरेशनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना चाहती थी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना चाहती थी सरकार इन जो है कंपनीज की। तो सरकार ने क्या किया, कुछ एक कंपनीज को जो है नाम दिया नवरत्न। आई थिंक अराउंड 17 कंपनीज थी ऐसे जिनको नवरत्न का टैग दिया गया। उन कंपनीज में सरकार ने क्या किया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिया उन कंपनीज को, उन इंडस्ट्रीज को ऑपरेशनल फ्रीडम दिया, ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, सरकार ही सब कुछ कर रही थी, सरकार चला रही थी, सरकार इतना अंदर तक उसमें थी इन्वॉल्व कि वहां पे सरकार से पूछे बिना कुछ होता नहीं था। सरकार की रेड टेपिज्म थी, करप्शन था, ठीक है, सरकार के लंबे लंबे प्रोसेस थे, लॉन्ग डिसीजन मेकिंग, वो सारी प्रॉब्लम्स थी। तो सरकार ने इनको अपने कंट्रोल से बाहर निकालने के लिए कुछ कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को नाम दिया महारत्न, कुछ को नाम दिया नवरत्न, कुछ को नाम दिया मिनी रत्न, और इनको अलग अलग तरीके से अपने कंट्रोल से बाहर निकाला ताकि यहाँ पे ऑपरेशनल फ्रीडम आ सके, फाइनेंशियल फ्रीडम आ सके, प्राइवेट सेक्टर आ सके और सरकार अपना पैसा बाहर निकाल के प्राइवेट सेक्टर को बोल सके कि तुम इन्वेस्ट करो। तो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए सरकार ने ये किया था एंड जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। चलो अगली चीज आगे, डिबेट ओवर फार्म सब्सिडीज, ये हम कर चुके हैं। ग्रोथ विद इक्विटी, ये तो पूरे का पूरा क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो गया, पूरे का पूरा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। चलो विद दिस आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमने 4 अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, 3 2024 के, 1 2023 का, 4 अलग अलग क्वेश्चन पेपर मैंने आज आपको यहाँ पे करवाए हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में सब कुछ देखने के बाद हमें क्या समझ में आता है, एक तो चैप्टर 2 का आईपीआर वाला, लाइसेंस राज वाला, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 3 में से लिबरलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 में से एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो 5 ईयर प्लान के जो गोल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मैंने पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है, जो पहले भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आई बटन में मैं डाल दूंगी। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जरूर सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाना। उनके जो आंसर्स है, आंसर्स आपको पीवाईक्यू की वीडियोस में मिलेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू से ही वो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छांट के आपको बताए हैं, ठीक है। चलो इसके बाद परसों आएगी अगली वीडियो इंडियन इको के बाकी के चैप्टर्स के ऊपर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज बताना एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में रात को 8 बजे अकाउंट्स के एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर के साथ।